हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थर्ड लेक्चर है। हमने सेकंड लेक्चर में गैस के ड्यू टू जो वॉल पर प्रेशर पड़ता है उसका डेरिवेशन किया था। तो प्रेशर के डेरिवेशन जो ये सिलेबस में आपके 11th में है, उससे जो डिफरेंट लॉ हैं वो प्रूव किए जाते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो नंबर, ये सब इसमें प्रूव किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी का हम पहले आज डेरिवेशन करेंगे। ठीक, प्रेशर का फार्मूला आप लर्न रखें। और ये जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं ये 11th एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए बॉयल्स लॉ पर। ऊपर आप हेडिंग डालें बॉयल्स लॉ, और ध्यान रखें कि इसको लिखने के बाद आप हर लॉ का स्टेटमेंट जरूर लिख दें, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में इन लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट आप वहां से नोट करना। तो बाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर का फार्मूला आपको मालूम है, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू VRMS का होल स्क्वायर। देखिए ये जो हमने मास लिया है, हम ये टोटल मास ले लिया है। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल को n ले लें और एक पार्टिकल का मास स्मॉल n ले लें, तो स्मॉल n इंटू m लिखते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बात को। जो है यहाँ पर हमने जो मास यहाँ इसीलिए हमने लिख दिया m, टोटल मास ऑफ द गैस है। आप चाहें तो स्मॉल n इंटू m लिख सकते हैं। ओके। अब आपको ध्यान होगा कि बॉयल्स लॉ में फॉर गिवन मास एंड टेम्परेचर होता है, यानी कि मास कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो 3 तो नंबर है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट हो गया तो m कांस्टेंट हो गया, और जो VRMS का स्क्वायर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जो कि आपने सेकंड लेक्चर में देखा डेरिवेशन में। तो इसलिए ये टेम्परेचर हो गया। ठीक, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि ये भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। ठीक, तो V को ले जाइए लेफ्ट में, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ठीक, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि VRMS का होल स्क्वायर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि VRMS कांस्टेंट है, यानी कि PV इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक, फिर बॉयल्स लॉ का आप स्टेटमेंट लिख देना, और ध्यान रखना स्टेटमेंट में कि मास और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद आइए आप चार्ल्स लॉ पर। तो चार्ल्स लॉ में फिर वही फार्मूला लिखें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। फॉर गिवन मास, यहाँ मास कांस्टेंट है, एंड प्रेशर, तो प्रेशर और मास दोनों चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होते हैं। ठीक, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट हो गया, तो नेचुरल है कि जो वॉल्यूम है वो VRMS के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, अदर पैरामीटर कांस्टेंट हो गए। फिर लिखें कि VRMS का होल स्क्वायर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल T हो गया, तो फिर V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। ये बन गया चार्ल्स लॉ, और फिर इसके बाद आप स्टेटमेंट लिख देना। ठीक, चाहे आप डायरेक्ट V प्रोपोर्शनल टू T लिख दें। इसके बाद आइए प्रेशर लॉ पर। इसमें मास कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो फॉर गिवन मास एंड वॉल्यूम। ठीक, तो फिर प्रेशर का फार्मूला लिखना पहले। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल हो गया VRMS का होल स्क्वायर। हमने डायरेक्ट लिख दिया है, पहले आप फार्मूला लिखना, P प्रोपोर्शनल VRMS का होल स्क्वायर। लेकिन VRMS का होल स्क्वायर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो P प्रोपोर्शनल T हो गया, यानी कि P/T इक्वल टू कांस्टेंट। ये बन गया आपका प्रेशर लॉ। ठीक, इसी तरह से हम आइडियल गैस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए नेचुरल है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, इसलिए हमने कैपिटल M लिख दिया है। ठीक, फिर वही प्रेशर का फार्मूला लिखें 1 मोल के लिए। ठीक, अब यहाँ पर m/3 VRMS का होल स्क्वायर है। VRMS का होल स्क्वायर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि PV प्रोपोर्शनल T होगा, तो इसका मतलब PV इक्वल टू RT हो गया। समझ गए होंगे कि हम तीनों लॉ को प्रूव कर सकते हैं। 11th के लिए आप इनको तैयार रखें। इसके बाद आप लिखें अवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ लिखिए, उससे पहले स्टेटमेंट इसका लिख दें। उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में इसका स्टेटमेंट नहीं लिखाया है। लिखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें किसी भी गैस का और उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेचुरल है कि हमें मॉलिक्यूल्स को एज्यूम करना पड़ेगा, तो नीचे नोट कर दें। PDF को निकाल कर देखना, उसमें से रीडिंग करना। कंसीडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
Let N1 be the number of molecules in the first gas and N2 be the number of molecules in the second gas. यानी N1 नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ले लिए हैं फर्स्ट गैस के, N2 नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ले लिए हैं सेकंड गैस के। लेट M1 M2 बी द मासेस ऑफ मालिक्यूल्स, और M1 M2 दोनों के मास ले लिए अलग अलग गैसों में। एंड V1 RMS एंड V2 RMS आर द 2 RMS वेलोसिटी, दो गैसें ले ली हैं। हेंस द टू गैसेस, अब दोनों गैसें सेम टेम्परेचर पर हैं, कंडीशन है कि टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, इसका मतलब है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कांस्टेंट होगी। अब आप आ जाएं पहले यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ, टू इक्वल वॉल्यूम बी ले लिए, गैस कंटेन्स N1 एंड N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड M1 एंड M2 आर द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो आपको प्रेशर का फार्मूला मालूम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और एक मॉलिक्यूल का मास लिया गया है, इसलिए N1 और M1 करके लिखा है। वो काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, N इंटू M। यहाँ मास एक मॉलिक्यूल का है और N जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये एक गैस के लिए हो गया। दूसरे गैस के लिए हमने इसको ले लिया है, इसमें आपका PV 1/3 मास M2 और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 और VRMS हमने दोनों के अलग अलग लिए थे, V1 V2। ठीक, सेम टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, इसलिए हाफ mv² सेम होगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम ले ली तो हाफ M1 VRMS का होल स्क्वायर 1, फिर हाफ M2 और VRMS, ये V1 और V2 कर देना, RMS अलग अलग लिया है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल होंगी तो यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से ये तो नंबर है M1 V1 RMS और M2 V2 RMS जो है वो इक्वल है इनके स्क्वायर, इसका मतलब है, और PV इक्वल है तो N1 = N2 होगा। ठीक, यानी ये लिखकर काइनेटिक एनर्जी को सेम करके दिखा दें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होंगे। तो इस तरह से आप एवोगैड्रो नंबर को प्रूव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप डाल्टन लॉ ऑफ लिखिए पार्शियल प्रेशर। अगर डाल्टन लॉ क्लास में नहीं कराते हैं 11th के तो नहीं तैयार करना, खाली स्टेटमेंट से ध्यान रखना। देखिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लॉ आपको मालूम होगा केमिस्ट्री से कि अगर कई गैसों का मिक्सचर है तो उनके अगर हम अलग अलग प्रेशर लें पार्शियल P1 P2 P3, तो जो टोटल प्रेशर होता है P, वो P1 + P2 + P3 के इक्वल होगा। इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive ideal gas is equal to sum of the partial pressure which each would exert if it alone occupy the same volume, यानी वॉल्यूम वही ऑक्यूपाई करना चाहिए at the given temperature। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें M1 M2 M3 Mn जो है मास ले लिए पार्टिकल्स के, ये लिखा है M1 M2 M3 आर द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, N1 N2 N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैसों के, और P1 RMS V2 RMS एटसेट्रा RMS वेलोसिटी हैं। P1 P2 P3 पार्शियल प्रेशर है इंडिविजुअल, तो P1 + P2 + P3, फिर प्रेशर का फार्मूला लगा दिया जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ड्राइव किया था, 1/3 मास और इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल, M1 N1, इसमें M2 N2, इसमें M3 N3, यहाँ V1 RMS, यहाँ V2 RMS, यहाँ V3 RMS का होल स्क्वायर। टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दीजिए सबकी। ठीक, तो हाफ M1 V1 RMS का होल स्क्वायर = हाफ M2 V2 RMS का होल स्क्वायर = कर दिया है। इसमें से 1/2 को हटा दें तो M1 V1 RMS का होल स्क्वायर, M2 V2 RMS का होल स्क्वायर जनरल सबको इक्वल करके मास ले लिया M और V RMS का होल स्क्वायर। अब P1 + P2 + P3 तो लिखा ही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सभी वैल्यू जो इक्वल आ रही हैं इनको यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो और इनको M × V RMS के होल स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर N1 + N2 + N3 Nn आ जाएगा। ठीक, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल है, अगर इनका हम टोटल का सम कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे जब गैसों का मिक्सचर होगा, इसलिए उसकी जगह स्मॉल n लिख दिया है। ये मास हो गया एक पार्टिकल्स का, V RMS का ये होल स्क्वायर है 3V है, N × M आपका टोटल मास हो गया, और ये फार्मूला टोटल प्रेशर का बन गया क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम बाई 3 V RMS का होल स्क्वायर है। स्मॉल m कैपिटल M लिखते समय पेपरों में ध्यान रखना, कैपिटल M को कहीं कहीं मॉलिक्यूलर मास ले लिया है, अब यहाँ पर सबके
मास को जब हम कंबाइंड करेंगे, हमने स्मॉल m एक पार्टिकल का मास लिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ कैपिटल M लिख दिया, ये टोटल मास है। ठीक है ना। यहाँ जब ड्राइव कर रहे थे तो हमने पहले लिख दिया स्मॉल m को, ये टोटल मास है, नहीं तो यहाँ n इंटू m लिखना। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर के इक्वल हो गया, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू P हो गया। नेक्स्ट आप इसमें हेडिंग लाने मीन फ्री पाथ। हाँ, अब आप इसमें जो आगे है वो मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन देखें। देखिए, जो मीन फ्री पाथ होता है वो दो कॉलिजन के बीच की सक्सेसिव डिस्टेंस होती है। ठीक है, यानी कि सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन ड्यूरिंग टू कॉलिजन। तो पहले आप इसमें मीन फ्री पाथ में नीचे थ्योरी नोट कर दें। लिखिए, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, विच आर perfect elastic sphere. Molecules are in a state of continuous random motion. Continuous motion में रहते हैं. Speed of the molecules is very large, but they take time to diffuse from one place to other. Because gas molecules undergo collision. क्योंकि बार बार इनका collision होता रहता है, इसलिए टाइम लगता है जाने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अंडरगो कॉलिजन, मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन एनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन। बीच में कोई फोर्स नहीं लगता है क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन को हमने निग्लेक्ट कर रखा है। पाथ ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शॉर्ट जिगजैग पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ। जो पाथ होता है वो ब्राउनियन मोशन की तरह यहाँ पर जिगजैग एक बना देना। ठीक, इस तरह से ये रैंडम मोशन इधर उधर करते रहते हैं। और यहाँ पर नीचे मीन फ्री पाथ की डिफिनीशन आप जरूर नोट कर दें जो पूछी जाती है, और ये भी नोट कर दें कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो लिखिए, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, इसी में लिख दें, विद कांस्टेंट स्पीड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। फिर नीचे इसकी डिफिनीशन नोट कर दें, उसको तैयार करना है 11th के लिए। द मीन फ्री पाथ is the average distance traveled by a molecule between two successive collision with other molecule। वो डिफिनीशन आपको मालूम है। अब नीचे आप डेरिवेशन में नोट करें, इफ λ1, λ2, λ3 are the successive path length traveled by gas molecules, यानी एक मॉलिक्यूल्स ने जो डिफरेंट पाथ लेंथ ट्रेवल की है वो λ1, λ2, λ3 है इन टोटल टाइम t, देन λ1, λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है, ये c बार इंटू टी। c बार इसकी जो एवरेज है वो स्पीड ले ली है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, c बार इज द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब ये नेचुरल है कि अगर हमें मीन फ्री पाथ निकालना है तो हम जो टोटल डिस्टेंस है उसमें नंबर ऑफ कॉलिजन को डिवाइड कर दें। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू इनके जो सक्सेसिव कॉलिजन का सम है उसमें डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलिजन होगा। हमने इसको CT/N1 लिख दिया है। हालांकि ये इसको डायरेक्ट यूज नहीं है डेरिवेशन में। अब यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपको राइट को जा रहा है, इसका डायमीटर d लिया गया है। ये अगर अदर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगा तो नेचुरल है कि इसकी रेंज में अगर आएगा तो स्ट्राइक करेगा। ये ऊपर मॉलिक्यूल्स है, ये नीचे मॉलिक्यूल्स है। ऊपर वाले मॉलिक्यूल के सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, ऐसे यहाँ पर भी d है। इसका मतलब d लेंथ के अंदर अगर कोई अदर मॉलिक्यूल्स आएगा तो वो उसको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, d लिख दीजिए, d इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, और डायग्राम बना लेना। d इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। नीचे यहाँ पर नोट करें, ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल सफर collision, a particular molecule will suffer collision with any other molecule that comes within a distance d between the center of two molecules। नेचुरल है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में अगर अदर मॉलिक्यूल से यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी d डिस्टेंस के अंदर, तो कोलाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब नीचे लाइन में लिखें, द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल इन the volume swept by the molecule in a small time delta t in which any molecules will collide with it। वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ होता है।
एरिया आपका पाई डी स्क्वायर हो गया, ये 3D में पूरा लेंगे, पाई डी स्क्वायर यानी जितना सामने कवर करेगा एरिया इनटू लेंथ, लेंथ होगा डिस्टेंस, लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, इसलिए सी बार इनटू डेल्टा टी कर दिया। ठीक, अब ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब यहां पर स्मॉल एन जरूर लिखें, स्मॉल एन लिखें, number of collision suffered by molecules, small n number of molecules per unit volume of the gas, small m number of molecules per unit volume of the gas। अब नीचे लिखें number of collision suffered by the molecules in time delta t। तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ कॉलिजन जो सफर्ड होंगे उसमें स्मॉल एन का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ कॉलिजन सफर्ड आपने निकाला है, अब नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड कितने होंगे, तो डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दें, तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड, पाई डी स्क्वायर सी बार इंटू एन। अब एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, फ्रिक्वेंसी का अपोजिट टाइम होता है, इसको 1 अपान कर दीजिए, तो एवरेज टाइम आ गया बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब नेचुरल है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि मीन वेलोसिटी और उसमें टाइम टाउ को मल्टीप्लाई कर दें। ये जो एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसको हमने टाउ से रिप्रेजेंट किया है। मीन वेलोसिटी सी बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सी बार आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये बन गया आपका लेमडा का फार्मूला 1 अपान पाई डी स्क्वायर एन। अब इस डेरिवेशन में क्या है कि आपने जो अदर मालिक्यूल्स होते हैं उनको रेस्ट में मान लिया है। देखिए, अगर अदर मालिक्यूल रेस्ट में होंगे तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, अगर अदर मालिक्यूल मूव करने लगेंगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। आगे भी कहीं कॉन्सेप्ट ये यूज होगा 12th में, तो ध्यान रखें। ठीक, तो यहाँ पर नीचे नोट कर दें इस बात को कि in this derivation we take other molecule to be at rest, but all molecules are in random motion। लिखा all molecules are in random motion if we give up the assumption that all the other molecule are at rest, देन एक्सप्रेशन विल बी मॉडिफाइड। अगर अदर मालिक्यूल्स भी मोशन में होंगे तो डिस्टेंस कम होगी, और प्रैक्टिकली इसमें √2 से डिवाइड किया जाता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको आप डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ √2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीन फ्री पाथ का फार्मूला आ जाता है 1 अपान √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। इसमें स्मॉल एन को ध्यान रखें, ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि एन अपान वी, कैपिटल एन क्या बना, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, टोटल मालिक्यूल्स, और अपान वॉल्यूम। ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल एन नोट कर देना, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं टोटल और वी वॉल्यूम है, तो स्मॉल एन एन अपान वी के इक्वल हुआ। इस बात को ध्यान रखें, और डी यहाँ पर डायमीटर है। अब इसकी एक दूसरी फॉर्म भी लर्न रखनी है और इसका कन्वर्जन लर्न करना है। अगर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो आप इसकी डिफिनीशन और यहाँ से ये थ्योरी को जरूर लर्न करें। तो एन अपान वी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब आइडियल गैस इक्वेशन पर जाएं, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक, आर गैस कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं Na इंटू के, Na एवोगैड्रो नंबर है और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब म्यू में अगर Na को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल है कि टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि कैपिटल एन बन जाएगा। हमने आइडियल गैस इक्वेशन के डेरिवेशन में इस फॉर्म को लिखाया है, यानी पी वी इज इक्वल टू एन के टी। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। अब यहाँ से एन अपान वी को निकाल लीजिए, तो ये आया पी अपान के टी, और एन अपान वी की वैल्यू यहाँ पर फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, तो ये दूसरी फॉर्म बन गई है मीन फ्री पाथ की, के टी अपान √2 पाई डी स्क्वायर पी। और यहाँ से क्लियर है, के कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डायमीटर तो है ही मालिक्यूल्स का। अगर हम डायमीटर को फिक्स कर दें, यानी एक गैस को फिक्स कर दें, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान पी है। ठीक है ना, तो मीन फ्री पाथ जो है उसका डेरिवेशन ना करें तो इस यहाँ से इसकी थ्योरी को तैयार करें और इसकी डिफिनीशन, और ये किस किस पर ये डिपेंड करता है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू वर्क कर लें। हाँ, हमने आपको जो है वो इंटरनल एनर्जी और सीपी और सीवी के फार्मूले पहले लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स में बता चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा यहाँ रिपीट करते हैं और फिर आगे की थ्योरी को फॉरवर्ड करेंगे। देखिए,
आपको एक तो लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी मालूम होना चाहिए कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो एक मॉलिक्यूल के लिए 1/2 kT होती है। ठीक, आप अगर नहीं ध्यान हो तो इसको नोट कर लें जरा। लिखें लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखिए इन ए क्लासिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, in a classical system of particles which is in equilibrium at absolute temperature T, the average internal energy of the particles associated with each degree of freedom is 1/2 kT, where K is the Boltzmann constant है और T आपका जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हाँ, इसके पहले हम फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपको रिपीट करते हैं। देखिए, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आइडियल गैस थ्योरी में हम पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो रह गई काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इंटरनल एनर्जी में दो है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल को हमने निग्लेक्ट कर दिया, अब रह गई काइनेटिक। काइनेटिक होती है ड्यू टू 3 टाइप्स ऑफ मोशन, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा वाइब्रेशनल। ठीक, अब आए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को जो गैस के लिए है उसको हम यहाँ पर निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर ही केवल एप्लीकेबल है। अगर होती है तो फिर वो हाई टेम्परेचर अगर है तो काइनेटिक और पोटेंशियल दो तरह की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए जाते हैं। ओके, अब आप आ जाइए काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी बता दिया 3 तरह से हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल कैंसिल कर दिया गया, तो अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अब मोनो एटॉमिक अगर गैस को लेते हैं तो मोनो एटॉमिक गैस में केवल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इफेक्टिवली ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं। उसमें रोटेशनल को हम इसलिए नहीं लेते हैं कि मोनो एटॉमिक में एक एटम है, एटम बहुत छोटा होता है, जब अगर रोटेशन होगा तो अपने एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक, और उसका रेडियस बहुत नेग्लिजिबल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr² होता है, इसलिए r को निग्लेक्ट कर देते हैं और इस तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को निग्लेक्ट कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि निग्लेक्टेड है। तो केवल बचती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इंडिपेंडेंट वे जिसमें कि पार्टिकल मोशन कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितने तरह से कर सकता है? एक्स, वाई और जेड, 3 तरह से। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 ही होते हैं क्योंकि उसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल तो वैसे ही निग्लेक्ट कर रखा है, रोटेशन भी निग्लेक्टेड है, इसलिए केवल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल मोनो एटॉमिक गैस में। डाई एटॉमिक गैस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं उसके रोटेशन के और 3 लेते हैं ट्रांसलेशनल के। कुल मिलाकर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल तो आप समझ गए होंगे कि एक्स, वाई, जेड तीनों में वो मोशन कर सकता है, इसलिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल के हैं। रोटेशनल में 2 इसलिए लिए गए हैं, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल्स है और एक यहाँ लगा है, एक यहाँ, जब ये ऐसे रोटेट करेगा ये पेन के एक्सिस के अबाउट तो एटम्स का रेडियस बहुत कम होगा यहाँ पर, इसलिए एक डायरेक्शन इसमें जिसमें ये मॉलिक्यूल्स दोनों अटैच हैं इसको निग्लेक्ट कर दिया गया है। बाकी अगर वाई में है और जेड में है, ये हम जेड वाई ले रहे हैं, ये जेड, तो इनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। समझ गए ना? डिटेल अगर ज़्यादा देखना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर देखें। ओके, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है डाई एटॉमिक गैस में और ट्राई एटॉमिक, हाँ, लिनियर पॉली एटॉमिक में भी 5 रहेंगे क्योंकि वो दोनों एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है ना? अब आता है आपका पॉली एटॉमिक जनरल या ट्राई एटॉमिक गैस, उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल के। ओके, अब हमने आपको यहाँ पर ध्यान दें जरा थ्योरी पर जो हमने नोट किया है। हमने अभी आपको बताया लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी 1/2 kT होती है पर मॉलिक्यूल। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 nRT, और अगर एक मोल ले लेंगे तो एवोगैड्रो नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अगर आप नोट कर रहे हो तो नीचे इंटरनल एनर्जी आप लिख दें गैस, आइडियल गैस। ठीक, तो Na इंटू के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस कांस्टेंट R आएगा, ये बन गया आपका F/2 RT। ये 1 मोल के लिए, अगर आपको n मोल के लिए निकालना है तो इसमें n मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला F/2 nRT बन गया। ओके, इसको हमने यहाँ डिफरेंशिएट कर दिया है, du n Cv dt हो गया। सॉरी, यहाँ पर नीचे डिफरेंशिएट किया है du
F/2 और dt। और इंटरनल एनर्जी का फार्मूला थर्मोडायनामिक्स में हमने पहले ही नोट कराया है, वो एक ही होता है, NCV dt। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसको भी बना लिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन दोनों को कंपेयर किया तो CV का फार्मूला F/2R बन गया। दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक। एक इससे फार्मूले से, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, और दूसरा जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला थर्मोडायनामिक्स में लिया जाता है उससे। अब CP माइनस CV R होता है तो CP इक्वल टू CV प्लस R होगा। तो आपका CP का फार्मूला बन गया 1 प्लस F/2 इंटू R। गामा CP बाई CV होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला 1 प्लस 2/F बन गया। अब मोनो एटॉमिक के लिए हमने अभी आपको बताया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तीनों ट्रांसलेशनल हैं, ठीक। इसलिए जो CV होगा वो 3/2R होगा। इसमें वैल्यू पुटअप करें 3 की, इसमें 3 की वैल्यू पुटअप करें, CP 5/2R होगा और गामा 5/3 इसमें वैल्यू पुटअप करें। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F को 5 डाल दें और पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F को 6 डाल दें, तो ये सभी वैल्यू आपकी निकल आएंगी। तो इनको आप लोग जो हैं वो पहले भी तैयार कर चुके हैं और इनको यहाँ पर तैयार करना है, ओके। हमने यहाँ पर ये आर्टिकल इसलिए रिपीट किया है कि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड की आपको थोड़ा डिस्कस करनी है। तो आप हेडिंग डाल दें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें केवल वाइब्रेशन होता है, उनमें कोई ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, केवल वाइब्रेशनल मोशन है। और वाइब्रेशनल जब इफेक्टेड होगा तो आपको मालूम है उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, एक काइनेटिक का और दूसरा पोटेंशियल का। तो इसलिए, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी 1/2 kT है। इसलिए हमने सॉलिड के केस में एनर्जी एसोसिएटेड इन एटम इन 1 डायमेंशनल 1/2 kT में 2 मल्टीप्लाई किया है। क्यों? केवल वाइब्रेशनल है और एक काइनेटिक है, दूसरी पोटेंशियल है, तो केवल kT एनर्जी बन गई। अब 3D में अगर लेते हैं तो 3 kT बन जाएगा, 3 उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। x, y, z तीनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन मोशन होता है। अब इंटरनल एनर्जी इन 1 ग्राम मोल, यानी 1 मोल के लिए लें तो इसमें एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ये तो 3RT बन गया, ठीक। अब सॉलिड के केस में जब आप हीट देंगे तो उसमें कोई खास एक्सपेंशन नहीं होता है, वॉल्यूम का चेंज 0 होता है नियरली, तो वर्क डन 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W 0 होगा तो डेल्टा Q डेल्टा U के इक्वल हो गया। अब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T जो है वो 3R के इक्वल हो गया, तो नेचुरल है इसकी स्पेसिफिक हीट 3R हो गई। इसमें हम अलग से CP/CV नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है, जनरल स्पेसिफिक हीट ली जाएगी। लेकिन ये जो सॉलिड में आप थ्योरी जो लगा रहे हैं, ये जो थ्योरी आ रही है, ये हमने गैस को मानकर लगाई है, जबकि वो गैस नहीं है। तो C इक्वल टू 3R, इससे जो C की वैल्यू आ रही है वो 24.93 जूल पर मोल पर के आ रही है। प्रैक्टिकली अगर आप कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो अदर की जो एनर्जी आती है सॉलिड के केस में वो लगभग इतनी ही आती है। इसका मतलब है तो मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक की, लेकिन वो सॉलिड पर भी थोड़ी बहुत एप्लीकेबल हो रही है। तो नीचे लिख देना विद एक्सेप्शन ऑफ कार्बन, कार्बन की 6.1 होती है जूल पर मोल के। The prediction is equal to 3R. Agree well with the experimental value of C at ordinary temperature. यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू C की आ रही हैं वो लगभग इसको एग्री करती हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर निकालें तो जरा उसमें चेक करिए, उसमें भी जो इंटरनल एनर्जी है वो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए, ठीक। वाटर का जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो H2O है, उसमें 3 एटम होते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पर जरा लिख दें, वाटर हैज 3 एटम्स, हैंस टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो आपने अभी अभी एक के लिए ये एनर्जी 3 kT निकाली है, ये 3 kT, इसमें एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करिए और 3 एटम है इसलिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करिए तो ये 9RT आ गया। तो इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 9R आ गई। ये वैल्यू अगर हम जूल में लेते हैं तो 74.7 जूल पर मोल के आती है, ठीक है ना। अब आप अपनी जो वैल्यू यूज करते हैं वाटर के लिए वो आपको ध्यान होगा कि जो C की वैल्यू है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर के लेते हैं। 1 कैलोरी का मतलब है 4.179 जूल पर ग्राम के, ये जूल कैलोरी पर ग्राम है, ठीक।
तो अब इसको मोल में देखिए, एक मोल में वाटर में 18 ग्राम होते हैं, 18 ग्राम होते हैं। 18 को इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी आ गई आपकी, स्पेसिफिक हीट आ गई 75.22। ये लगभग इससे एग्री कर रही है। यहाँ कहने का मीनिंग ये है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में है तो वो सॉलिड और लिक्विड, लेकिन उसमें भी अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को थोड़ा लगा दिया जाए तो जो रिजल्ट आते हैं वो लगभग एग्री करते हैं। ठीक है ना, इससे उसकी वैलिडिटी थोड़ा प्रूव होती है। ओके, और ध्यान रखना, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T टेंड्स टू 0 होगा तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी टेंड्स टू 0 होगी सभी सब्सटेंस के लिए। अब हम एक आर्टिकल यहाँ पर और इंक्लूड हमने किया है, वो आर्टिकल आपको ध्यान होगा, आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं PV = RT, उसमें वांडर वाल ने उसमें करेक्शन किया है रियल गैस के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालें वांडर वाल इक्वेशन। वांडर वाल में जो आप PV = RT आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हो, उसमें V की जगह V - B लगाते हैं और प्रेशर की जगह P + A/V² लगाते हैं। इसमें A और B कांस्टेंट है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक, और P प्रेशर है और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो देखिए, जो रियल गैस होती हैं, आपको मालूम होगा कि रियल गैस जो होती हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं, ठीक। लेकिन अब अगर आप प्रेशर को हाई कर दें, ठीक है, और टेम्परेचर को जो है वो प्रेशर को हाई करने पर क्या होगा, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो जरा 2 लाइन आप नोट कर लें, लिखिए विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना, आइडियल गैस कब होगी, जब प्रेशर जो है वो कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। तो उसका हम अपोजिट लिखा रहे हैं, इंक्रीज इन प्रेशर और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज। नेचुरल है, इंक्रीज हो जाएगी जब प्रेशर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। द फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड intermolecular forces begins to play significant role with the result that the ideal gas model becomes more and more inaccurate। तो जो आइडियल गैस मॉडल आपने लगाया है, अगर आप प्रेशर को हाई कर दें, ठीक है ना, प्रेशर हाई करने पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और टेम्परेचर को कम कर दें तो तब भी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब वो इनएक्यूरेट रिजल्ट देने लगते हैं, ठीक। तो जो वांडर वाल ने जो PV = RT होता है, उसमें 2 टाइप के करेक्शन किए हैं, वो नीचे नोट कर दें। वांडर वाल इक्वेशन was obtained by introducing following 2 correction in the ideal gas model। नंबर 1 लिखें, correction for finite size of molecules। correction for finite size of molecules। देखिए, हमने इसमें कंटेनर का जो वॉल्यूम V लिया था, उसमें जब आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज को निगलेक्ट कर दिया गया है। तो अगर हम उनके साइज को स्मॉल b लें, चेक करें, तो रियल अगर वॉल्यूम V होगा, इसमें ये रियल आता है, रियल वॉल्यूम में से अगर हम B को माइनस कर दें तो फिर आइडियल वॉल्यूम आपका निकल आएगा। तो B क्या है, वॉल्यूम ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है जिसको आपने निगलेक्ट किया है, उसको जो आपका रियल का यहाँ मतलब टोटल वॉल्यूम, उसमें से माइनस करें, तब ये आपको रखना चाहिए आइडियल में। तो इसलिए V की जगह V - B पुटअप कर देते हैं। अब दूसरा पॉइंट चेक करें, ये करेक्शन फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के बीच में होगा, जैसे ये A है, उसमें चारों तरफ से फोर्स लगकर कैंसिल होंगे, लेकिन इसमें नेट फोर्स अंदर की तरफ को लगेगा। आप इसके लिए थोड़ा 2 लाइन जो है वो नोट कर लें, देखिए मॉलिक्यूल्स लाइक A well inside the gas is uniformly attracted from all sides, hence it does not experience any net average force। A वाला कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। However, the molecule B which just going to strike the wall of the container is retarded by the unbalanced force which it experienced due to the presence of molecules behind it। इसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स डालेंगे। exerted pressure is therefore somewhat less than the expected value। प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस मॉडल, देखिए
जो पी रियल होगा, जो आपका पी आइडियल से आपने निकाला है, उसमें बीटा फैक्टर समथिंग माइनस होगा। यानी कि हम अगर पी आइडियल लेते हैं तो पी आइडियल की जगह पी रियल प्लस बीटा करना पड़ेगा। अब बीटा का जो फैक्टर है वो 2 पर डिपेंड करता है, उससे वही मेन पॉइंट है, आप उसको ठीक से नोट करना। वेयर बीटा इज द रिडक्शन इन प्रेशर, द वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स on the product of two factors. Number one, number of molecules which are exerting a retarding force on the molecules, striking on the wall, यानी वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल पर। नंबर टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल पर सेकेंड। फिर नोट करें, बीटा डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एक्सर्टिंग ए रिटार्डिंग फोर्स, यानी जो रिटार्डिंग फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन द मॉलिक्यूल्स, स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल। और नंबर टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया ऑफ द वॉल पर सेकेंड। बोथ ऑफ दीज फैक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। नेचुरल है कि दोनों फैक्टर डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। तो किस पर कर रहा है बीटा डिपेंड? एक जो इस मॉलिक्यूल्स के पीछे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, एक उस पर, और दूसरा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों ही फैक्टर बीटा डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। बीटा प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का स्क्वायर होगा, और नेचुरल है कि बीटा प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर हो गया। अब इक्वल कर दो तो बीटा इज इक्वल टू a/v स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें बीटा की, तो पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस a/v स्क्वायर हो गया। अब वान डर वाल इक्वेशन जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी इज इक्वल टू RT, उसमें पी आइडियल वी आइडियल, उसकी जगह ये वैल्यू आप पुटअप कर दें वी आइडियल और पी आइडियल की, तो ये वान डर वाल इक्वेशन बन जाएगी। ये रियल गैस के लिए होती है, तो पी रियल लिखा है हमने प्लस a/v स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में वी रियल माइनस b इज इक्वल टू RT। अच्छी तरह से टर्म को वान डर वाल इक्वेशन में ध्यान रखना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में आपको जो है वो काइनेटिक थ्योरी के लगभग लास्ट के सभी थ्योरी करा दी है। वान डर वाल इक्वेशन भी हो गई, रियल गैस इक्वेशन के लिए स्पेसिफिक हीट, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी डिस्कशन हो गया। तो आप इसको प्रिपेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।